अल्टीमेटली ये सरकार क्या कर सकती है? अरेस्ट करेगी, पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जेल में भेज देगी, ज्यादा से ज्यादा गोली मार सकती है। इन सब चीजों से डरने वालों को तो मैं खुद कहता हूँ यहाँ मत आइएगा। हम तो सर धड़ की बाजी लगा के निकले हैं। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, सर धड़ की बाजी लगाने के लिए आना होगा तो आइएगा, वरना ना आना आपका हमारे हित में है जी। और हमारे एक सर्वे के मुताबिक पूरे भारत में आरक्षण को खत्म करने की ये साजिश इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब SC ST OBC में अपर कास्ट को इंक्लूड करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। और जम्मू कश्मीर में OBC में और ST में उन्होंने इंक्लूड करने के लिए बिल भी पार्लियामेंट में पिछले 2 सेशन पहले पेश कर दिया था। अब हमने सिर्फ ये आह्वान कर रहे लोगों को कि आप बाबा साहब की बदौलत जितने SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको थोड़ा सम्मान मिला था, जिनको थोड़े अधिकार मिले थे, वो अधिकार हमारे हाथों से जा रहे हैं। आप कम से कम यहाँ आओ। इस जो उसका हक है, जो उसका बनता है, वो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं वो दबाए रखने से काम नहीं बनता है। हमें देश में पीस चाहिए। साथियों, आज फिर मैं अंबेडकर चौक में हूँ और जो धरना शुरू हुआ था, जो लगातार पता नहीं कब तक चलेगा, कोई तय समय सीमा नहीं है इस धरने की। और इस धरने का जो मुख्य कारण है, जो लोग यहाँ पर धरना करने जा रहे हैं, मुख्य तौर पर एडवोकेट अशोक बसोत्रा। ये धरना जो शुरू किया है, ये SC SC OBC समाज के हकों की लड़ाई के लिए शुरू किया गया है। और मैं आपको ये बताता चलूं, तो ये सन 70 की जो बात है, सेक्रेटरीट के सामने एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ जिसमें मात्र 3 लोग थे, जिनमें मुख्य तौर पर आज सब आप जानते हैं कि भगत अमरनाथ जी का नाम आता है। माशा नार सिंह थे, भगत अमरनाथ थे और जगूराम भटवाल थे। ये 3 लोगों के नाम मेरे पास हैं। अगर और भी हों, उन नामों के ऊपर भी मैं सर्च करूंगा कि वो उनके साथ जो साथी थे उन पर भी एक वीडियो करेंगे। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, अभी इसने भूख हड़ताल का रूप इख्तियार नहीं किया। अभी बड़े शांति प्रिय ढंग से ये धरना शुरू हुआ है। यहाँ पर आज मेरे साथ 2 लोग हैं और 2 से 2 लाख कब होंगे, कब हो जाएंगे, ये होते मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं होने वाला। इसलिए इस धरना प्रदर्शन को हल्के में मत लीजिए। अशोक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तीसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है और बाबा साहब की प्रतिमा पीछे है। आप लोग बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे और बैठ कर के जो चर्चा कर रहे हैं, आप 2 व्यक्ति मुझे आज दिखे। जो चर्चा चल रही थी, क्या चल रही थी? मैं आ रहा था, जब रास्ते में था, मैंने अंदर आते देखा कि आप कुछ चर्चा कर रहे थे। संसार जी, ऐसा है, पूरे भारत में SC ST OBC के हकों को बर्बाद करने की एक साजिश, जो कि पहले कांग्रेस और RSS रचा करते थे, अब भाजपा और RSS उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे एक सर्वे के मुताबिक पूरे भारत में आरक्षण को खत्म करने की ये साजिश इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब SC ST OBC में अपर कास्ट को इंक्लूड करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। और जम्मू कश्मीर में OBC में और ST में उन्होंने इंक्लूड करने के लिए बिल भी पार्लियामेंट में पिछले 2 सेशन पहले पेश कर दिया था। उस पर 2 सेशनों में चर्चा भी हुई है। हालांकि बाद में लोगों का रुझान देखकर उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वो पास नहीं हुए। अब 4 दिसंबर से फिर से वो सेशन शुरू होने वाला है और ST और OBC की डाइल्यूशन के ये बिल शायद इस बार भी साजिशन पास कर दिए जाए। तो उसके खिलाफ ट्राइब के लोग भी काम कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी काम कर रहे हैं, OBC के लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसी बात को लेके और जो जाति आधारित जनगणना का मसला खास करके OBC ने उठाया, क्योंकि SC ST की होती है, OBC की नहीं होती है। तो ये जो मुद्दा बिहार से पूरे देश में फैलता हुआ अब जम्मू कश्मीर तक आ गया है, इन 2 मुद्दों पे मैं और तरसेम मूल निवासी जी बड़ी गहन चर्चा कर रहे थे। और तीसरा, भोपाल में, बिहार में और यूपी के बाकी हिस्सों में या देश के बाकी राज्यों में एक और चीज जो हम बार बार देख रहे हैं कि वहां पर लाखों की संख्या में SC ST OBC असेंबलियों का घेराव कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए। ये चीज हमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में,
इस बेल्ट में देखने को नहीं मिल रही है। तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरह से अपनी एजिटेशन को लोगों तक ले जाएं और आगे बढ़ाएं और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे और मुझे उम्मीद है जैसा कि भगत अमरनाथ जी ने 18 मई 1970 को सेक्रेटेरिएट के सामने छोटे से पार्क में 3 लोगों के साथ जैसा बता रहे थे, और वो 2 लोग भी जो उनके साथ थे, जग्गूराम जी भी और महाशय नार सिंह जी भी, वो भी बहुत मंजे हुए, बहुत बड़े, पूरे सेक्रीफाइस के साथ कौम के लिए समर्पित लोग थे। तो उन्होंने भूख हड़ताल रखी और अल्टीमेटली भगत अमरनाथ जी को जब ये लगा कि 1935-36 से जो SC ST को पूरे भारत में आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये अहद कर लिया कि चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, जब तक ये नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अल्टीमेटली 1 जून 1970 को वो शहादत को प्राप्त हुए और शहीद होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के शासन और प्रशासन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया और उसके बाद मजबूर हो गई तब की तथाकथित सरकार जो थी, जो नहीं दे रही थी। तो उसके बाद ये SC ST का आरक्षण जो है शुरू हुआ और आज आप देखें चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्ट तक SC गए हैं, कई मिनिस्टर, कई कैबिनेट मिनिस्टर SC हो चुके हैं और ST के भी कई मिनिस्टर हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर में SC ST में जो उछाल है वो उछाल OBC में अभी तक इसीलिए नहीं आया कि OBC के लिए किसी ने ये प्राण नहीं दिए। तो मेरा ये मानना है कि SC ST OBC सभी मूल निवासी हैं, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली मंडल कमीशन के माध्यम से OBC को 1990 के बाद यहाँ भी मिलना शुरू हुआ। तो उसमें भी भगत अमरनाथ जी की कंट्रीब्यूशन को मैं उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी SC ST के लिए है। तो इन सब बातों पे हम दोनों चर्चा कर रहे थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम एक कंक्लूजन निकाल पाए, क्योंकि शनिवार को 4 से 6 हम बैठेंगे और संडे को 12 से 4 हर हफ्ते बैठेंगे। तो यहाँ बैठ के हम यही विचार करेंगे कि और कितना स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो प्राणों की आहुति दी जा सकती है। मैं अपने बारे में ये अहद कर चुका हूँ कि जब भी जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। यही तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, अब ये तीसरा हफ्ता है, अभी तक लोगों का रिस्पांस क्या रहा है, लोगों के फोन कॉल्स क्या आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए पूरे इंडिया से मुझे आपके चैनल की वजह से लोगों ने, ये जो 3 हफ्ते का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस संघर्ष के बारे में पूरे इंडिया से मुझे फोन आ रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पे भी हम लाइव होते हैं 2-3 बार यहाँ बैठे बैठे, तो पूरे इंडिया से लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या करना है, हम आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं। जम्मू से भी मुझे काफी फोन आ रहे हैं, श्रीनगर से भी आ रहे हैं। अब वो लोग क्वेरीज कर रहे हैं, शायद उनकी कुछ शंकाएं रही होंगी, क्योंकि हमारी जो बिरादरी की सभाओं के जो ओहदेदार हैं और जो छोटी छोटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हेड है या उनके जो ओहदेदारान है, वो लोगों को इतना गुमराह कर चुके हैं कि उनको शायद लगता होगा कि हम भी यहाँ बैठ के कोई अपना पर्सनल मफाद हल करना चाहते होंगे। तो जो लोग मुझे जानते हैं और खास करके जो मेरे पूरे करियर से शुरू से अब तक मुझे जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी अपने पर्सनल मफाद के लिए कोई काम ना किया है, ना मैं कभी करूंगा। वैसे कह सकता हूँ कि आप जैसे लोगों की भी जब शमूलियत इसमें होगी तो आपके सेक्रीफाइस को भी लोग सराहेंगे। तो ये बात अब लोगों को समझ लेनी होगी। हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो पक्के इरादे से बैठे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी आहुति भी दी जाएगी, पीछे नहीं। इसके बाद प्रेशर रहेगा, जब धीरे धीरे ये आज आप 2 लोग हैं, जब 20 हो जाएंगे, फिर 2000 हो जाएंगे, तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा, फिर दबाव बढ़ेगा, फिर क्या होगा? नहीं, दबाव में आने वाले हम नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा, अगर हमारे लोगों की हकमारी होगी, अगर संविधान वायलेट होगा, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। या तो हमारे संवैधानिक अधिकार हमें मिले, हमारे लोगों की सही तरीके से पहचान हो और उनके सही हक अधिकार उन्हें मिले, सही SC को SC का अधिकार मिले, सही ST को ST का अधिकार मिले, सही OBC को OBC का अधिकार मिले और जनसंख्या के आधार पे मिले। ये हमारा अहद पूरी तरह से कामयाब रहेगा, मेरा पूरा यकीन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दबाव, कोई दबाव, अल्टीमेटली सरकार क्या कर सकती है? अरेस्ट करेगी, पुलिस स्टेशन ले जाएगी, जेल में भेज देगी, ज्यादा से ज्यादा गोली मार सकती है। इन सब चीजों से डरने वालों को तो मैं खुद कहता हूँ यहाँ मत आइएगा। हम तो सर धड़ की बाजी लगा के निकले हैं। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, सर धड़ की बाजी लगाने के लिए आना होगा तो आइएगा, वरना ना आना आपका हमारे हित में है। हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, इस हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले।
क्या बात है। मेरे साथ रिटायर्ड सीईओ तरसेम मूलीवासी है। ये लोग हैं जो आंदोलन को शुरू करने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं सर कि इस आंदोलन का रूप आने वाले समय में क्या होगा? हिस्सेदारी उन लोगों की क्यों जरूरी है? वो लोग इस आंदोलन में क्यों आए? ऐसा क्यों? संसार जी, आपका और आरटीआई चैनल इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम पहले भी कहते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया के वाहिद हमारे अगर दूत हैं जो हमारे बहुजन समाज की बातों को आगे पहुंचाते हैं। जहाँ तक इस आंदोलन की जो बात आपने की है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा साहब ने शुरू किया है, आपके आने के पहले हम यही चर्चा कर रहे थे। जैसे मल्होत्रा साहब ने आपके साथ शेयर किया कि हम ये सोच रहे थे कि क्या ये 2, 4, 6 साथी जो हैं इनकी वजह से कोई आंदोलन बढ़ेगा, तो फिर हमारा ध्यान जाता है भगत अमरनाथ की तरफ। तो हमने तो वो देखा नहीं है, तब तो हम छोटे थे, लेकिन सुना है कि वो 2-3 बंदे वहां बैठ गए थे। और जैसे जैसे वो बात लोगों के, तब तो चैनल भी नहीं थे, तब तो टेलीफोन भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो गांव में बात पहुंची तो सारे लोग जो है लाखों की तादाद में इकट्ठा हो गए। और आप प्रेशर की बात कर रहे थे, कितना लोगों का प्रेशर पड़ा होगा कि जनाब भगत अमरनाथ जी आप अपनी जान बचाओ। सरकार ने कहा होगा कि भाई आप ऐसा स्टेप मत ले लो। और यहाँ तक भी हमने देखा, उसने कहा कि कोई मत आए, जो मल्होत्रा साहब कह रहा है, कोई मत आए, मैं अकेला ही जो है वो इस लड़ाई को जीतूंगा। और लास्ट में तो हमने ये भी, जब उसकी हम जो बायोग्राफी पढ़ते हैं, लास्ट में तो सरकार ने हॉस्पिटल में जाके जबरदस्ती उसके मुंह में जूस डालने की कोशिश की, इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, वो नहीं माना। तो ये जो आंदोलन है, अभी ये आंदोलन की शक्ल नहीं ले रहा है। अब हमने सिर्फ ये आह्वान कर रहे हैं लोगों को कि आप बाबा साहब की बदौलत जितने SC ST OBC कन्वर्टर माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको थोड़ा सम्मान मिला था, जिनको थोड़े अधिकार मिले थे, वो अधिकार हमारे हाथों से जा रहे हैं। आप कम से कम यहाँ आओ, इस बात को सुनो, इसके ऊपर चर्चा करो। जैसे ही थोड़ी देर चर्चा चलेगी, ये समाज में आग की तरह बात जाएगी। तो हम मल्होत्रा साहब से जो है ये चाहेंगे कि वो जब भी कहीं अनाउंस करें अगला प्रोग्राम, उसमें पूरा साथ दे देंगे। बाकी संसार जी, पूरे भारत में आग लगी हुई है। जब से ये सरकार जो आई है, संविधानिक जो प्रोविजन है उनका सत्यानाश, उनको इम्प्लीमेंट करना बंद कर दिया है। भी आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये डडोरा पीटा गया कि भाई ड्यूटी जब बनने के बाद जो है जितने भी सेंट्रल लॉ है वो SC ST OBC के जो बेनिफिट के लिए वो लागू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल SC के लिए 15% है, यहाँ भी 15% लागू हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और OBC के लिए था कि भाई मंडल कमीशन की जितनी भी 27% रिजर्वेशन है वो लागू हो जाएगी। SC का 15% के बजाय प्रमोशन भी ले ली, वो भी लागू नहीं हुआ। OBC को भी मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। रादर हमारी जनगणना के जो बहाने से वो कास्टें जो SC नहीं है वो SC की लिस्ट में डाल दिया, जो OBC में नहीं आती है OBC में डाल दिया। और होगा कैसे? जैसे मोदी जी जो है ये OBC में नहीं थे, OBC में डाला, प्रधानमंत्री बना लिया। ये अपने लोगों को हमारी लिस्टों में लाएंगे और सारी रिजर्वेशन ले जाएंगे। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लोगों को इसकी समझ लगेगी, हमारा समाज 85% से ज्यादा है, तो ये जागृति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि भाई वो वक्त नहीं रहा। अभी ये इलेक्शन के पीछे आपने देखा होगा पूरे भारत में आज भी सारे लोग कह रहे हैं अगर आप EVM को थोड़ा हटाओ, ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो ये लोगों को जागृत करने वाली बातें हैं। जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कह रहे हैं, अभी आपने देखा जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होनी थी, जैसे मल्होत्रा साहब और आप जैसे हमारे लोगों की बातें लोगों के मन में गई, हम उनको बोलते थे कि भाई इलेक्शन से हमें क्या मिलने वाला है, हमारा तो कोई हक अधिकार जो मिला नहीं, हमारे संविधानिक प्रोविजन लागू नहीं हुए। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा इलेक्शन पोस्टपोन की, अब कहा कि OBC को हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो उनका मतलब यही है कि जैसे SC के चापलूस लोग रिजर्वेशन की वजह से आ जाते हैं, 8-10 इनके भी आ जाएंगे, 15-20 लोग इनके ले लेंगे, तो चलो कम से कम हमें सीटें नहीं मिलेगी, इनके बातें से मिल जाए। तो ये हम लोगों को बताने की कोशिश करें कि बजाय इनके ऊपर डिपेंड होने के 85% लोग जो है ये संवैधानिक अधिकारों को जाने, ये इकट्ठा होके व्यवस्था परिवर्तन करे। फिर जब ये सत्ता में आएंगे
तो ये अच्छे देश को बनाए, अच्छे कानून लागू करे। ये मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जितनी जागृति लोगों में पूरे भारत में है और जम्मू कश्मीर में भी है, अब इसमें लीडरशिप की जरूरत है। होपफुली हमें पूरा भरोसा है कि बसोत्रा साहब, आपने देखा होगा, बहुत जारू जो है ये नेता भी है, ये सीनियर एडवोकेट भी है, कानूनी तौर पर भी काफी संपन्न है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को ये कहा जाए कि अंदर बैठ के कोई फायदा नहीं है, आपके सारे हक अधिकार उस बंदे ने जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, आपकी कोई कुर्बानी बच्चों की नहीं मांग रहा, आपकी कुर्बानी भी नहीं मांग रहे, सिर्फ आपसे ये चाह रहे हैं कि घर से आके कम से कम यहाँ आओ, इंटरेक्ट करो, कोई अच्छा सजेशन दे दो ताकि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा हम चर्चा कर रहे थे। जी, सिंपल ये है कि जो किसी से मानना जाए, वो चाहे फैमिली में हो, समाज में हो या गवर्नमेंट में हो, वो उसका दे देना चाहिए। जो उसका हक है, जो उसका बनता है, वो उसको दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो दबाए रखने से काम नहीं बनता है। हमें देश में पीस चाहिए, हमें देश में अमन चाहिए, हमें देश में लोगों को तरक्की चाहिए, एजुकेशन चाहिए। लेकिन उसका जो अगर यहाँ अफरा तफरी होगी, यहाँ एक दूसरे के मुखालफत में लगे रहेंगे, तो ये जो टारगेट हैं ये हम अचीव नहीं कर सकते। तो मुझे पता चला कि अशोक बसोत्रा जी हमारे जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, कि इन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिससे समाज को जागृत किया जाए। तो समाज में सारे तबके आते हैं। देखिए 1952 में बाबा साहब ने रिजाइन किया था, तो मोटे मोटे दो एक मुद्दे उसमें थे, दो तीन मुद्दे थे। मोटे ये थे कि भाई जो हमने कहा है कि भाई एक कमीशन बनाओ जिससे जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी स्थिति देखी जाए। शेड्यूल कास्ट को तो जैसे कैसे है रिजर्वेशन मिल गई, तो अब ये जो एक बहुत सा तबका है जो पीछे रह गया है, इसका भी करो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मानना था, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा भाई ये बात जो है ये ठीक नहीं है, आपको ये बात मान लेनी चाहिए। अब तब से अगर उनकी बात तभी मान लेते, माननी पार्शली, क्योंकि उन्हें काका क्लेरकर कमीशन बनाया, फिर मंडल कमीशन बनाया, और तब तक यहाँ हमारी जो कोर्स थी उन्होंने जो रिजर्वेशन का कोटा था वो 50% जाकर के फिक्स कर दिया। तो पीछे रहा कितना? जो 1931 की सेंसस है उसमें ओबीसी की पॉपुलेशन शायद 52% के करीब, 52% के करीब बताई गई है। तो इनका हिस्सा इतना बनता था, बाकी रहा ही 27%। चलो हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि चलो अगर 27 है, हम कोर्ट का भी मतलब अवहेलना नहीं करते चाहते, तो जितना बचा है उतना ही हमें दे दो। फिर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई, तो इम्प्लीमेंटेशन में लेस सेड द बेटर, क्योंकि वे बसोत्रा साहब और हमारे मूल निवासी साहब ये बखूबी आमतौर लेक्चर्स में कहते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई हमारी स्थिति इस वक्त क्या है। जहाँ अगर हम JNK में देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट को रिकॉर्ड के मुताबिक 3.5-4% के करीब, जबकि 8% मानी हुई है। अब क्यों नहीं मिलती है? इसी तरह से OBC का है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं यहाँ आप टॉर्च लेकर के भी ढूंढने जाओ तो ये रिजर्व कैटेगरी का कोई बंदा मिलता नहीं है। अब यहाँ तक मतलब मेरिट की बात है, तो भाई मेरिट में हमारे लोग जो है ये कहाँ कम है? सवाल अब ये है कि अभी लोग वो 70 का दशक नहीं भूले थे कि जैसे बहुजन समाज के उन नायकों ने एक आंदोलन किया, उसके बाद बहुजन समाज को ज़मीनें भी मिली, नौकरियां भी मिली, और उनका जो हक बनता था, जो आरक्षण था, वो मिला। ये आंदोलन भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा।
उस इतिहास को दोबारा से दोहराया जा रहा है। उस समय भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा था जो सरकारें अब कर रही हैं। तो उन लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं। क्या ये आंदोलन की जो मांगे हैं, जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा कर रहे हैं, अगर समय रहते सरकार ने नहीं समझी, इन्हें नहीं माना, तो हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या वैसा ही माहौल फिर से देखने को मिलेगा। क्या जम्मू कश्मीर के हालात फिर से वही होंगे और बहुजन समाज सरकार के गले में अंगूठा देकर के अपने हक लेंगे। ये अब देखना होगा कि ये आंदोलन कब तक चलता है और इस आंदोलन का आने वाले समय में आकार क्या होगा, इस आंदोलन में कितने लोग शामिल हो जाएंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता